Okay, so नागला किधर गया है? इसको आगे बुलाया था, फिर पीछे का क्या हो? आगे बोला था ना तेरे को। और अगर किया और मैं तेरे को देखा तो चुपचाप अपना बैग लेकर और बाहर जा, और नहीं जाएगा सब मिलके मारेंगे। एग्रीड है? सोच समझ के बोल हाँ या ना। तेरे को पता नहीं पीढ़ी कैसी होती है, पीढ़ी पब्लिक धुलाई। ओके, सो बोल। हम लोगों ने सुबह में फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था बेटा, सब यहाँ पे अभी बोलो मार। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन अपोजिशन फॉर रिलेटिव मोशन। बट अगर दो सॉलिड सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन है तो क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन। दो लिक्विड सरफेसेस के बीच में होगा तो विस्कोसिटी। और दो, समझ रहा बेटा, सॉलिड होने दो लिक्विड होने दो, बट उसके ऊपर अपोजिशन कौन दे रहा है? गैस, एयर, तो क्या बोलते हैं? विस्कस, ड्राई। ऐसे तीन चीजें है कि नहीं, अपन ने डिस्कस किया ऑलरेडी। यस, चलो अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसमें मैंने बताया था फ्रिक्शन दो टाइप का होता है। सबसे पहले तो बताया था फ्रिक्शन का ओरिजिन क्या है, कॉज क्या है फ्रिक्शन का, क्या क्या बेटा बोलो। फर्स्ट वन इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सेकंड वन इज इंटरलॉकिंग सिस्टम। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो तरह का होता है, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। एडहेसिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो या तो दो बॉडीज सेम मटेरियल के होंगे, अलग अलग मटेरियल के होंगे, उनके बीच में क्या होगा बेटा बोलो? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और सेकंड क्या होगा? इंटरलॉक सिस्टम। इन दोनों की वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट होता है। फिर मैंने क्या पढ़ा बेटा बोलो? उसके आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दो टाइप का, स्टैटिक, काइनेटिक। स्टैटिक को और क्या बोलते हैं? सेल्फ एडजस्टेड और लिमिटिंग फोर्स। और काइनेटिक फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? डायनामिक फ्रिक्शन। यस, डायनामिक फ्रिक्शन को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया, बोलो कौन कौन सा? रोलिंग एंड स्लाइडिंग। यस, यहाँ पे सबके माइंड में है। फिर मैंने लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बताया था और बोला था आप लोग लिख लेना। तो होप सो सब लोगों ने लिख लिया बेटा, पक्का? अभी हम लोगों को क्या करना बेटा बोलो? इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो स्टार्ट करें न्यूमेरिकल्स। एक बार लिस्ट ऑफ फार्मूले में दे देता, लिस्ट ऑफ फार्मूले, एंड देन विल स्टार्ट विद न्यूमेरिकल्स। इसको खत्म करेंगे बेटा। उसके बाद अपना कौन सा टॉपिक का बात किया था अपन ने? थर्मल एक्सपांशन। सर का क्या चल रहा है? साउंड चल रहा है। आई थिंक सो थर्मल और लॉज ऑफ मोशन दो ही बच गए यहाँ पे, ऊपर के साइड पे दो ही बच गए। लॉज ऑफ मोशन है, हाँ क्या क्या बता दो बेटा? जब बॉडी रोल होता है, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइड होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यही है ना? है कि नहीं बेटा? अरे बोलेगा ना, हाँ बोल। डाउट है तो कुछ डाउट है? चलो यहाँ देखो, अभी लास्ट सब यहाँ लिस्ट ऑफ फॉर्मूले इज लाइक अ रिविजन ऑफ द टॉपिक। तो प्लीज आप बोलो बोलना। लॉ ऑफ फ्रिक्शन बोला ना, दोनों में स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों में सेम ही है। पहला पॉइंट क्या था स्टैटिक फ्रिक्शन में? स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? क्या बताया था मैंने? हर एक्शन का, हर फोर्स का एक रिएक्शन होता है। अभी जैसे तुम्हारा एक बॉडी पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। किधर एक्ट हो रहा है? डाउनवर्ड।
वो डाउनवर्ड फोर्स की वजह से यू शुड गेट इनसाइड द अर्थ और नॉट। अभी कोई भी फोर्स अप्लाई करेगा तो उधर मूव होगा कि नहीं, हाथ इधर आया कि नहीं, शिफ्ट हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, उधर कोई पुल करेगा तो उधर जाएगा कि नहीं। तो ऐसे अगर हमको ग्रेविटेशनल फोर्स पुल कर रहा है, वी शुड गेट इनसाइड द अर्थ। जाते हैं क्या? नहीं जाते। क्यों? जितना हम लोग एक्शन कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अर्थ पे, अर्थ हमें उतना ही क्या दे रहा है? रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्यों बोलते हो? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपना कोई कंपोस्ट वगैरह या कुछ होगा तो दो। नॉर्मल रिएक्शन क्या, उसका मैं मतलब बताता हूँ। उसको नॉर्मल क्यों बोलते हैं? ला बेटा ला, समझ। एक कोई एक बॉडी है, ध्यान से देखो सब लोग, दिस इज द बॉडी, एनी बॉडी। इसके ऊपर इसका वेट किधर एक्ट होगा? हमेशा डाउनवर्ड्स, लाइक दिस। और नॉर्मल रिएक्शन कैसा होगा बेटा? हमेशा इसके सरफेस पे परपेंडिकुलर। नॉर्मल का क्या मतलब होता है? परपेंडिकुलर। अगर ये बॉडी समझ ऐसे से ऐसे हो गया, ऐसा हो गया बॉडी, तभी भी वेट किधर एक्ट रहेगा? ऐसा नीचे एक्ट होगा। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन इसके सरफेस पे परपेंडिकुलर ही रहेगा, मतलब वेट हमेशा किधर एक्ट होगा? डाउन, वो चेंज नहीं होगा। ठीक उसी तरह से अगर हमारा बॉडी ऐसे देख, ऐसा परपेंडिकुलर है ना, ऐसा होने दे, ऐसे होने दे, ऐसे होने दे, उल्टा होने दे, कैसे भी होने दे बेटा, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा उसके सरफेस पे परपेंडिकुलर ही रहता है। इसके लिए उसको सिर्फ रिएक्शन नहीं बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन ऐसा बोलते हैं। याद रहेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन जितना ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा। नॉर्मल रिएक्शन जितना कम होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना कम होगा। मैंने एग्जांपल भी दिया था, बाहर एक मारुति 800 और एसी वोल्वो दोनों खड़े हैं, दोनों खराब है, दोनों को धक्का मारना है। अब जिसको इजीली धक्का मार के स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो मतलब उसको रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं। मारुति 800 को, क्यों? उसका मास कम है ना, उसका वेट कम होगा, एक्शन कम होगा, उसका नॉर्मल रिएक्शन भी कम होगा। नॉर्मल रिएक्शन कम होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी कम होगा और हम उसको इजीली मोशन में ला सकते हैं। ये क्लियर है? सिर्फ ऐसा ही पॉइंट किसमें था? काइनेटिक मोशन में। अभी यहाँ पे क्या करेंगे बोलो? Fs इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जब कभी भी साइन को हटाएंगे, वी मस्ट यूज सम कांस्टेंट μs इनटू n। यहाँ पे क्या बोलेंगे? μs इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और μs इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Fs बाय। ये लिख के दिया है कि नहीं बाबू? हाँ, दूसरा पॉइंट इसमें क्या था? देख, अपरेंट सरफेस एरिया। अपरेंट सरफेस एरिया मतलब क्या होता है? सरफेस एरिया जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है। जैसे कोई भी वुडन प्लैंक है, ऐसा समझ, जैसा स्मूथ टेबल है, यहाँ पे एक मास यहाँ पे पड़ा हुआ है और दूसरा ब्लॉक यहाँ पे, दोनों को एक दूसरे से अटैच कर दिया। इसका भी मास है, इसका भी मास है, और दूसरा स्ट्रिंग पुली के हेल्प से इधर लेके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे वेट हैंग करो, वेट हैंग करते जाओ, हैंग करते जाओ, या वेट को यहाँ पे प्लेस करते जाओ। कब तक? जब तक ये मोशन में नहीं आ जाता तब तक। और जैसे ही मोशन में आया, रुक जाओ, देखो कितना वेट है, किस वेट पे मोशन में आया है, W1 नोट कर लो। सेकेंड टाइम क्या करो? वही दोनों मासेस को बेटा, सेम मासेस जो अलग अलग के, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दो, मासेस mm ऐसे। अब फिर से वेट ऐड करते जाओ। समझो W2 पे क्या हो गया? मूव हुआ। क्या लग रहा है? W1 ज्यादा होगा कि W2? देख कैसा लग रहा है? W1 ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितना सरफेस एरिया टेबल के कांटेक्ट में है, यहाँ पे उसके डबल सरफेस एरिया टेबल के कांटेक्ट। अगर एरिया के ऊपर डिपेंड होता तो W1 ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा सरफेस एरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, तो यहाँ पे W1 का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए था और W2 का वैल्यू कम होना चाहिए था, क्योंकि जितना सरफेस एरिया यहाँ पे टेबल के कांटेक्ट में है उसका हाफ एरिया यहाँ पे, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर आ गया ना, तो यहाँ पे तो इन दोनों के बीच में इतना एरिया के ऊपर फ्रिक्शन हो रहा है। बट एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हुआ है, एक्सपेरिमेंटली, कि W1 इज इक्वल टू W2। ये दोनों भी वेट क्या रहता है? इक्वल रहता है। ये दोनों भी वेट इक्वल रहेंगे। मेरा बात सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा वाला लॉ, जो अपरेंट सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, एरिया पे डिपेंड नहीं करता। तीसरा क्या था? नेचर पे डिपेंड। मान लो बेटा यहाँ पे स्मूथ सरफेस पे
कहीं कहीं पे बेटा ऐसा खुरदरा सरफेस है, रफ सरफेस है, तो कौन से सरफेस पे ज्यादा फ्रिक्शन होगा? रफ सरफेस। स्मूथ सरफेस पे कम होगा। तो यही 3 लॉस दिया था ना बेटा, इधर भी दिया था, उधर भी दिया था। मैंने चौथा पॉइंट बोला था, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए था। चौथा पॉइंट कौन सा? लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट बोले तो ऑयल हो गया, लिक्विड हो गया, सॉलिड सरफेसेस के बीच में लिक्विड आ जाएगा, ऑयल आ जाएगा, तो बहुत इजीली फ्रिक्शन हो जाएगा ना बेटा। और मैंने इसी बात पे आपके साथ डिस्कस किया था कि हर चीज का एक्सेस प्रॉब्लमेटिक होता है, कोई भी चीज का एक्सेस अच्छा नहीं होता। बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होगा प्रॉब्लमेटिक है, फ्रिक्शन नहीं होगा तभी भी प्रॉब्लमेटिक। फ्रिक्शन हमारे मोशन को अपोज करता है, बट फ्रिक्शन नहीं होगा तभी भी तो नहीं चलेगा ना बेटा। बताया था ना, पहाड़ वगैरह की तरफ हम लोग जाते हैं जहाँ पे पानी आता जाता रहता है, एल्गे वगैरह सब आ जाता है, वो हमारे को जब पैर रखा लंबे हो जाते हैं, उधर हम गिर जाते कि नहीं? नहीं चल पाते। क्यों नहीं चल पाते? बिकॉज वहां पे फ्रिक्शन नहीं। तो फ्रिक्शन इज मस्ट बेटा, बट बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होगा तभी भी हमें प्रॉब्लम है। इसके लिए क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम। याद आ रहा है? और वो अगर लुब्रिकेंट आ जाएगा तो फ्रिक्शन वहां पे क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इसके लिए देख, जब बारिश वगैरह होता है तो ब्रेक नहीं लगता। ब्रेक क्यों नहीं लगता बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है ना, फिर एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए हम लोग बारिश में जितना स्पीड पर चलते हैं उससे थोड़ा स्लो स्पीड पर चलना चाहिए। इज दैट क्लियर? सबको पॉइंट समझ में आया बेटा? अभी क्लियर है सब? किसी कुछ डाउट है यहाँ पे? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? एनीवन ऑफ यू एनी डाउट? हेलो? ओके, नो डाउट। चलो अभी लिस्ट ऑफ फॉर्मूले दे दूं बेटा मैं? चलो आप बताओ, सबसे पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा था आप लोगों ने यहाँ पे? सबसे पहला फॉर्मूला बेटा यहाँ पे लिस्ट ऑफ फॉर्मूले, लिस्ट ऑफ फॉर्मूला में सबसे पहला फॉर्मूला क्या? सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे पहले स्ट्रेस। मत बोलो रे, मत बोलना बेटा, मत बोलना। स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। सेकंड स्ट्रेन क्या होता है? चेंजिंग डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। चेंजिंग डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है? थर्ड फॉर्मूला हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या था? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसके बाद क्या था बेटा? बोलो। लास्ट शिफ्ट और शिफ्ट मूव राइट शिफ्ट कीप सेम डिस्टेंस और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। फोर्थ यंग्स मॉड्यूलस। Force upon area small l by capital L, that is FL is small l, mg small l pi r square, sorry, mg capital L pi r square small l. Fifth one, bulk modulus. K is equals to, what is bulk modulus? Bulk modulus is change in volume upon actual volume upon, गलत लिखा रे, हाँ बोल रहे सिर्फ, change in pressure, change in volume upon actual volume to delta PV by delta B. S6 compressibility 1 upon K delta V delta PV. What is the seventh? What is the seventh? Seventh, modulus of rigidity.
Eta is equals to F upon A upon theta. That is equals to F upon A theta. ठीक है? एट पॉइसन्स रेशियो नहीं, इसमें कौन लिखना बेटा? ये थीटा की जगह पे क्या था बेटा? बोलो क्या था? शेयरिंग स्ट्रैंड। शेयरिंग स्ट्रैंड इसका अलग फॉर्मूला था, याद करो क्या था? शेयरिंग स्ट्रैंड lateral strand नहीं, lateral displacement upon perpendicular distance from fixed layer. What is the 9? शेयरिंग स्ट्रेंथ के बाद 9 लोग आगे ग्राफ वाले में, ग्राफ वाला पार्ट एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड। फिर हम आगे थे स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी U is equals to half F and स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम U by V half stress into strain half stress 1 upon Y half strength square into Y। उसके बाद क्या बेटा बोलो? 11 आज ही पढ़ा हम लोगों ने 11 वाला फॉर्मूला। उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इनटू एन, इसको और क्या लिख सकते हैं? म्यू एस इनटू एम जी, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन की जगह पे एम जी 12। म्यू के भी तो वही है ना, म्यू एस के म्यू एस एन, सॉरी म्यू के एन, और ये क्या होगा? म्यू के एम जी। होप यू आर गेटिंग मी दिस। सबको समझ में आया है? ठीक है, छाप लो इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ओके, चलो आगे बढ़े। Stand. You stand. You stand. What is strain energy? Stand fast. Strain energy क्या है? If someone asks you what is strain energy, then अच्छा ये हेलो, एक फार्मूला अपन यहाँ पे बोल गए क्या? पॉइसन्स रेशियो नहीं लिखाना, एक काम करो यहाँ पे 13 करके लिखो, 13 फार्मूला। ये देख, तू बताएगा। ये देखो 13 फार्मूला क्या बोलो? पॉइसन्स रेशियो डेल्टा डी बाई डी स्मॉल एल बाई कैपिटल एल, बोले तो डेल्टा डी कैपिटल एल डी स्मॉल एल, हमारा सिग्मा का वैल्यू। ठीक है, इसको भी लिख लो बेटा। कौन सा फार्मूला? 13। अब बोल स्ट्रेन एनर्जी क्या है? फॉर्मूला ही बता दे। स्ट्रेन एनर्जी बोला रे, स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन नहीं बोला। स्ट्रेन एनर्जी क्या है?
ए पगला है, ये देख तेरे सामने ही लिखा है U is equals to half FL, तुझे वो भी नहीं पता। कितना बुरा है ना बेटा, सामने लिखा हमको भी पता नहीं कि वो स्ट्रेन एनर्जी, तो लिखा भी होगा, लिखा कि नहीं लिखा, तुम क्या लिखा पता नहीं, क्यों पूछ, तेरा कॉन्सेंट्रेशन फुल ऑन गप्पा गोष्ठी में है कि मेरे को कौन सा चांस मिले तो मैं गप्पा गोष्ठी करूं। बट ओके, सिर्फ फर्स्ट सम, फर्स्ट सम जरा पढ़ो, देखो समझ में आया है क्या, पहले सब लोग अपने आप से पढ़ो फर्स्ट सम। पढ़ा सब लोगों ने, हो गया तेरा डिस्कशन सम के बारे में, क्या डिस्कशन हुआ बता, स्टैंड बोल बेटा, क्या समझा तू सम को, या तेरा क्या डिस्कशन हुआ तेरे पीछे वाले के साथ। हाँ बेटा, फॉर्मूला तो तेरे को तब समझ में आएगा ना जब सम समझ में आएगा। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि सम में दिया क्या है, जब वो समझेगा तब उसके फॉर्मूले के बारे में सोचेंगे। बोल क्या सोचा तूने, या क्या पढ़ा तू सम के बारे में, मत बोलो। देख ये सम ना सब बोल के नहीं, खुद पढ़ने का और समझने का कोशिश करो, सम का एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्या दिया और क्या पूछा है, एंड देन ओनली यू कैन थिंक कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए। कौन समझा, चल देख कैसा सोचते, बैठ, खड़े रहे, सम होने के बाद बैठना, देखो तेरे को ऐसा ध्यान में रहेगा, खड़े रहे। कहते हैं कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। पहले ही कैलकुलेट बोला मतलब टू फाइंड दे दिया बेटा, टू फाइंड स्टैटिक फ्रिक्शन बोले तो म्यू एस क्या क्या दिया है, calculate the coefficient of static friction of an object of mass 50 kg. दूसरा, placed on a horizontal cable pulled by attaching a spring balance, the force is increased gradually. It is observed that object just moves when spring balance shows 50 Newton. मतलब फोर्स दे दिया 50 न्यूटन। ध्यान देख समवट कैसा है सम, ऐसा एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, उसके ऊपर एक मास प्लेस्ड है बेटा, मास 50 kg का, और इसके साथ पता ना इसका स्प्रिंग बैलेंस रहता है। स्प्रिंग बैलेंस कहां तक आया, 50 दिखा रहे हैं, 50 मतलब 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इसको खींचने के लिए बेटा, वो इसको होल्ड करके खींच रहा है उस तरफ, तो ये मूव नहीं हो रहा है, और जो स्प्रिंग बैलेंस वो कितना रीडिंग दिखा रहा है 50, जब जस्ट मूव होता है तब। अभी क्वेश्चन सबको समझ में आया है क्या, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन दिमाग में आया सबके। एक टेबल है, उसके ऊपर एक बॉडी रख दिया है जिसका मास 50 kg बोला है, उसका हॉरिजॉन्टल में स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया है, और यहाँ पे उसको
स्प्रिंग बैलेंस कैन जैसा खींच रहे बेटा, पॉइंट समझा, खींच रहे उसको ताकि ये मूव हो, लेकिन ये कब मूव होता है जब यहाँ पे कितना रीडिंग दिखाता है 50 न्यूटन का, तो बोलते हैं यहाँ का कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बताओ। सबको समझा है? छोटू समझा तेरे को भी? पक्का समझा? बोल सकता है क्या समय? बोल। फिर नहीं चलेगा, जो मैंने बोला बेटा वही बोलना है, पीछे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोलना। अभी जो मैंने बोला ना वही बोल पाएगा? बोल। ओके, यहाँ देखो तो क्या होगा फॉर्मूला म्यूएस का, टू फाइंड फॉर्मूला एफ एस इज इक्वल टू म्यू एन, बट एन के बारे में कुछ दिया नहीं, तो एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस, एन की जगह पे क्या लिखेंगे, एम जी, बराबर है। तो कैलकुलेशन क्या होगा, व्हाट इज कैलकुलेशन, म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस अपॉन एम जी, ये हमारा एफ एस है, तो एफ का वैल्यू बोलो कितना दिया है 50, एम कितना दिया है 50, जी कितना बोला 9.8 बोला, 9.8, तो यहाँ पे लिख दो 9.8, 50-50 कैंसिल, 1 अपॉन 9.8 कितना होगा, एंटी लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ 9.8। इसको सॉल्व कर लो बेटा, कम ऑन, चलो सब लोग में लॉग एंड लोग बैठ जाए, राइट, भाई लॉग एंड लोग सब लोग लॉग एंड लोग
चलो नेक्स्ट, करके अपना अपना लॉग टेबल देख के सॉल्व कर, आंसर तो आना ही है। ओके, सेकंड सम, ला बेटा सेकंड सम देखो। सेकंड सम में बोलता है a block of 37 kg, a block of 37 kg rests on a rough horizontal plane having coefficient of static friction 0.3. बेटा मास दिया है 37 kg, मास 37 kg, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना दिया बेटा बोलो? 0.3, 0.3। आगे क्या बोलता है? Find out the least force required to just move the block horizontally. ब्लॉक को हॉरिजॉन्टली मूव करने के लिए कितना फोर्स चाहिए? Fs का वैल्यू क्या फॉर्मूला होगा बेटा बोल? Fs इक्वल्स टू Qs and that is Qs mg, Qs mg। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा देखो, Fs इक्वल्स टू Qs mg, Fs का वैल्यू कितना दिया है? 0.3, m का वैल्यू 37, जी कितना दिया है? 9.8 ले लो, 9.8। अब इसको मल्टीप्लाई करो जो आएगा तुम्हारा आंसर। कम ऑन छाप लो जल्दी से।
आ गया इसका आंसर 108.8 थर्ड वाला सम सर नाइस वन। थर्ड वाला सम काफी अच्छा है। यहाँ देखो सब पहले अपना पेन बंद करो, मुंह बंद करो, अच्छा सम है, समझने का कोशिश करो। थर्ड वन, a body of mass 37 kg, a body of mass, third sum it is mass 37 kg rests on rough horizontal surface. The minimum force required to just start the motion is 68.5. मतलब static force of friction कितना है? 68.5 न्यूटन। इतने फोर्स तो जस्ट स्टार्ट हो जाता मूव होने का। In order to keep the body moving with constant velocity of force of 43. न्यूटन। एक बात बोलो बेटा, एक्चुअली वही तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बताता हूं कैसे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ, मतलब उनको म्यू एस का वैल्यू चाहिए और म्यू के का वैल्यू चाहिए। पब्लू है एक ही फार्मूला, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एम जी और एफ के इज इक्वल टू म्यू के एम जी। पहला वाला तो म्यू एस हमको दिया, सॉरी एफ एस हमको दिया, म्यू एस हमको मांगता है, एम दे हैव गिवन 37 और जी तो हमारे घर का ही है ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो तो देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें तो कोई वैसे भी प्रॉब्लम नहीं था। ये जो दूसरा वाला पॉइंट है ना, बोलते 43 न्यूटन का फोर्स चाहिए उसको एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यही हमारा काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि जब एक बार रेस्ट से वो मोशन में आ गया तो उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक। और उसके मोशन को क्या कर रहा है? अपोज। बेटा अगर ये मान ले आगे आगे जा रहा है, एक अपने स्पीड से जा रहा है, अचानक किसी ने उसके बॉडी में ऐसा रस्सी फेंक के बांध के पीछे से पकड़ लिया बेटा, अब ये आगे नहीं जा पा रहा। तो अगर ये आगे जाना चाहता उसके ओन स्पीड से, उसके बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाई होना चाहिए? जितना फोर्स पीछे के साइड है, तभी तो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ आगे जा सकता है ना। तो बेटा अगर वो बोलते हैं उसको यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए कितनी फोर्स की जरूरत है? 43 न्यूटन की। मतलब मूव होते समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो कितना है? 43। इसलिए तो उसको ओवरकम कर दिया तो अपने नॉर्मल स्पीड से जा सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा बेटा कैसे है? तो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है। अब इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए वही फार्मूला, क्या बेटा बोलो? एफ के इज इक्वल टू म्यू के एम जी। तो म्यू के इज इक्वल टू एफ एस अपॉन एम। कर पाएंगे बेटा? दोनों भी पपलू है।
Come on. Stop लो. बेटा इसमें समझा नहीं सबको क्या है? पहला जो स्टैटिक फ्रिक्शन दिया उसमें प्रॉब्लम नहीं है, मास दिया प्रॉब्लम नहीं है. ये जो 43 है उसको लेके थोड़ा कंफ्यूजन है, पर फिर बोलता हूँ, सुनो मेरी बात सुन. पॉइंट ऐसा है ना बेटा यहाँ पे कि अगर मुझे किसी भी बॉडी को मोशन में रखना है तो कम से कम कितना फोर्स देंगे तो मोशन में आएगा, जितना फोर्स उसको अपोज कर रहा है. और मोशन होते समय जो हमें अपोज करेगा वो कौन है? काइनेटिक फ्रिक्शन. तो बोलते हैं उसको एक यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए कितने फोर्स देना पड़ता है, कितने फोर्स की जरूरत है? 43 न्यूटन. अगर उसको मोशन में रखने के लिए 43 न्यूटन की जरूरत है, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन ही कितना है? 43. तभी तो उसको ओवरकम किया तो नॉर्मल स्पीड से आगे जा सकता है. मेरा बात सबको समझा? इसके लिए एफ का वैल्यू क्या हो गया? 43. समझा क्या सबको? यस. ओके. Okay. फोर्थ सम स्टार्ट करें क्या? यस सर. फोर्थ वन.
चलो यहाँ देखो अभी साहब, fourth sum, the wire gets stressed, a wire gets stressed by 4 mm due to certain load. वो स्ट्रेच कितना होगा बेटा बोलो? 4 mm, मतलब क्या दिया है? इलॉन्गेशन. Fourth sum it is small L1 is 4 mm, नहीं चलेगा 4 into 10 power minus 3 मीटर, बराबर है? 4 into 10 power minus 3 मीटर. हमको हमेशा हमारे वैल्यूज को ऐसा यूनिट में लिखना है बेटा, हमेशा न्यूमेरिकल्स करते समय दिमाग में रखो, हमको वैल्यूज ऐसा यूनिट में ही लिखना है, बराबर है? चलो ये लास्ट, सेकंड लास्ट. तो मैंने क्या बोला बोल? तुझे नहीं पता क्यों? तू बाजू वाले का देख कर लिख रहा, इतना तरीका कर रहा. और सुन मेरी बात, तू बाजू वाले का देख के क्यों लिख रहा? तेरे को दिखता नहीं है, आंख में प्रॉब्लम है? दिखता है, फिर बाजू वाले का देख के क्यों लिख रहा? क्या हो गया? सिर्फ लास्ट स्टेप. तेरा नोटबुक दिखा? नहीं आगे चलो. कितना लिखा है सम? दिखा दिखा, पूरा लिखा है ना? ये वाला सम कितना लिखा? सिर्फ एक लास्ट स्टेप बाकी है, बाकी सब हो गया था तेरा. फिर भी तो काफी समय मिला था, क्यों इतना लेट लगा तेरे को? मतलब जब मैं भी सम बता रहा हूँ तो पिछला वाला सम देख रहा है, समझेगा कैसे तुझे? बोल, ध्यान दे यहाँ पे. See, I was telling about a wire gets stressed by 4 mm due to certain load. If the same load is applied to a wire, same material मतलब क्या हो गया? Y1 is equals to Y2. Young's modulus क्या रहेगा? Same load is applied, मतलब F1 is equals to F2. दोनों का फोर्स भी क्या है? सेम. With half the length of the length, L2 is equals to L1 by 2. L2 is L1 by 2 and double the diameter. D2 is 2 times of D1. बेटा तो ऐसा भी बोल सकते हैं R2 is equals to 2 times of R1. बोल सकते हैं कि नहीं? What next? What Nikita? अच्छा, तो न्यू इलॉन्गेशन क्या होगा? To find L2 is equals to what? हमारे पास फॉर्मूला क्या है? देखो ध्यान से, फॉर्मूला y is equals to fl pi r square small l. तो मुझे स्मॉल l के फॉर्म में लिखना है, तो l इक्वल्स टू क्या होगा? fl pi r square y. Therefore L1 by L2 इक्वल्स टू, फोर्स लिख के कोई मतलब नहीं है बिकॉज दोनों सेम है. और क्या सेम है? y लिख के भी मतलब नहीं है, दोनों सेम है. और पाई भी दोनों में सेम ही रहेगा. तो इस स्मॉल l का कैपिटल L के साथ क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन. सो L1 by L2. ये समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ तो ना बोल देना. अच्छा ठीक है, ये समझा? ओके. Therefore L1 is equals to F1 L1 pi R1 square Y1. अब समझा? Therefore L2 is equals to क्या होगा? F2 L2 pi R2 square Y2. अभी भी समझा? अब दोनों का रेशियो ले. L1 by L2 equals to F1 L1 pi R1 square Y1 into
पाई R2 स्क्वायर Y2 अपॉन F2 L। क्या किया, डिवाइड किया, ये वाला टर्म उधर क्या हो, मल्टीप्लाई हो जाए। Therefore L1 by L2 equals to पाई पाई चू F1 F2 चू Y1 Y2 चू। ये तो मैं पहले कर रहा था। क्या बचा यहाँ पे देख, L1 by L2 ऊपर R2 है, नीचे R1 है, तो होल स्क्वायर। बस यही स्टेप पे बेटा यहाँ पे लिखने जा रहा था डायरेक्ट। ये सब देखना, फोर्स दोनों में सेम रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। y दोनों में सेम रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। y दोनों में सेम रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चा कौन, l और r। बट l किधर है, ऊपर, मतलब न्यूमरेटर में है। तो L1 by L2 तो देख यहाँ पे कैपिटल L1 by कैपिटल L2, बट r किधर है, डिनोमिनेटर में, तो R2 by R2। समझा बेटा। अब क्या करेंगे यहाँ पे बोलो, therefore small l1 by small l2 equals to l1 by l2 का वैल्यू बोलो, जाने दो। l1 क्या है, l1, और l2 क्या है, l1 by 2। r1 क्या है, r1 ही है, और r2 क्या है, 2r1। उसका क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। l1 l1 छो, r1 r1 छो, ये तो r1 ही है ना बेटा, r1 r1 भी छो। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा, बोलो L1 by L2 equals to 2 का स्क्वायर 4, और नीचे वाले 2 भी ऊपर जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2 into 2 का स्क्वायर 4, that is 8 डिवाइड बाय 1। और L1 का वैल्यू कितना दिया बेटा, बोलो 4, 4 into 10 power minus 3। L2 का वैल्यू मुझे मानता है 8 by 1। What is L2 is equals to 4 into 10 power minus 3 divided by 8। तो कितना आ गया बेटा, बोल 0.5 into 10 power minus 3 मीटर और 0.5 मिलीमीटर। सबको समझा सम? देख, कंफ्यूज नहीं होने का समय। सब जो बोल रहे हैं चुपचाप वैसा लिखते जाओ, फिर क्या पूछा है वो लिखो, एंड देन यू थिंक कौन सा फॉर्मूला लगे। पॉइंट समझ रहे हो? पहले कोई भी सम करने से पहले समझो कि सम बोलना क्या चाहते हैं। जब तक सम समझ में नहीं आएगा उसका सोल्यूशन तो कतई समझ में नहीं आएगा। तो पहले सम समझने का कोशिश करो, और वो तब समझेगा जब कंसंट्रेशन के साथ उसको पढ़ोगे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। कम ऑन। बस हम क्या कह रहे हैं, एल्बम बाय एल्बम है ना, तो एल्बम वाला पार्ट पहले और डिवीजन है। ये F1 F2 कैंसिल, तो लोगों ने बोला दोनों सेम है। Y1 Y2 कैंसिल, बोला Y1 = Y2 है, बट ये वाला L और ये वाला L थोड़ी कैंसिल होगा, दोनों इक्वल नहीं है ना, और R भी दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए उस वैल्यू को यहाँ पे लिखिए, फिर उनका वैल्यू रखा, समझा? ओके। कौन गाना गा रहे हैं? कौन गाना गा रहे हैं? 5 स्टार देख, 5 स्टार, 5 स्टार आएगा, 5 स्टार।
खत्म नहीं होगा क्या? खत्म करना आज। बोला ना सेम लोड, पढ़ सबको बोला सेम लोड सेम मटेरियल। सेम मटेरियल इसके लिए y1 इक्वल्स टू y2, सेम लोड बोला मतलब F1 इज इक्वल्स टू F। ना स्मॉल L1 का हाफ है ना, बोला ना L2 L1 का हाफ, जो पहला वाला लेंथ था उसका हाफ। कैपिटल L बोले तो टोटल जो लेंथ है उसका, और L2 क्या है, कितना इलोंगेशन। ओके चलो नेक्स्ट सम, फिफ्थ सम। चलो यहाँ देखो फिफ्थ सम में क्या बोलते हैं, एवरीवन कैलकुलेट द वर्क डन, calculate the work done in stretching a steel wire of length 2 meter। सुन रहे हैं ना, calculate the work done in stretching a steel wire of length 2 meter। मतलब क्या दिया उन लोगों ने, सबसे पहले लेंथ कितना दिया है, 2 मीटर, लेंथ इज 2 मीटर। क्रॉस सेक्शन एरिया 0.0225 0.0225 मिलीमीटर स्क्वायर। सुन मेरी बात जरा ध्यान से, इसको 2.25 कर देता तो ऑलरेडी 1 2 10 पावर -2 हो गया। 50 डेसिमल को राइट साइड पर शिफ्ट कर रहा हूं तो पावर कम होता, तो बेटा यहाँ पे गया 1 2 प्लेस तो -2 हो गया। और मिलीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर 10 पावर -6 होता है, तो -6 और -2 -8 मीटर स्क्वायर। फिर से बोल रहा हूँ, मिलीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर 10 पावर -6 और 2 प्लेस शिफ्ट किया तो -8। ये हो गया हमारा एरिया। व्हाट एल्स दे हैव गिवन टू यू, लोड बोले तो फोर्स उन लोगों ने दिया हुआ है 100 न्यूटन। व्हाट नेक्स्ट, यंग्स मॉडुलस 2 × 10 पावर 11
क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्या चाहिए बेटा बोलो उनको, वर्क डन, मतलब हमारा स्ट्रेन एनर्जी। जो वर्क डन होगा वही हमारा स्ट्रेन एनर्जी होगा ना। यस और नो। कुछ और दिया है क्या इसमें? नहीं दिया है। ये देख, स्ट्रेन एनर्जी U का वैल्यू चाहिए। व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी? ध्यान से देखो, ये तो नहीं समझेगा। स्ट्रेन एनर्जी Y is equals to FL A स्मॉल एल कैपिटल L स्मॉल एल बराबर है। उस पर स्मॉल एल का वैल्यू क्या होगा? स्मॉल एल FL AY। Therefore, strain energy is half F और L की जगह पे क्या लिखेंगे? FL AY। Therefore, U is equals to half F square L AY। समझा? मतलब ना, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, जो डेटा दिया है और क्या पूछा, डेटा देने के बाद उन लोगों ने पूछा वर्क डन। और याद है मैंने बोला था जो हमारा वर्क डन होता है वही बॉडी में स्टोर होता है एज एनर्जी कॉल्ड स्टोर्ड एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी यू। तो यू का फॉर्मूला हाफ एफ है। अब इसमें पॉइंट ऐसा इस फॉर्मूले में कि हाफ तो हमारे घर का है, एफ हमें दिया है बट स्मॉल एल नहीं दिया है। तो स्मॉल एल के लिए हम ये वाला फॉर्मूला सोचेंगे, y is equals to f कैपिटल L a स्मॉल एल। यहाँ से स्मॉल एल का वैल्यू निकालो, स्मॉल एल का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब जो मुझे फॉर्मूला मिला है उसमें हाफ भी हमें पता है, फोर्स भी हमें पता है, एल भी हमें पता है, ए भी पता है और वाई भी पता है। तो आने जाएगा क्या, क्या हो जाएगा बेटा बोलो, फोर्स। व्हाट इज फोर्स? 100 का स्क्वायर, लेंथ 2, यहाँ पर है 2, एरिया कितना दिया बेटा बोलो, 2.25 into 10 power minus 8, and y what they have given 2 into 10 power 11। सॉल्व करोगे तो 2 और 2 10 पावर 4, ऊपर बच गया 10 पावर 4। यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा बोल, 2 2 सा 8। हाँ 8 2 तो कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा 4.5। ये दोनों क्या हो जाएगा 4.5 into 10 पावर 3, 3 जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा 10 प्लस 3 ऊपर जाके -3 प्लस 4 तो 10 और ये हो गया 4.5। तो उसको मैं लिख सकता हूँ 100/45। 100/45 मतलब 5 से 5 20 सा 100 5 9 सा 45 मतलब 2 point something 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 will be the answer। चेक करो 2.2 आ गया। क्या होगा 2.222 क्या है आप लोग क्या हो गया एग्जाम में? इससे भी आसान ऑप्शन है, पढ़ाई क्यों करने का।
बड़ा छोड़ देने का बेटा, अपने को जो अच्छा लगे वो काम करने दो, तो अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा नहीं, मन लगा अच्छा लगे। मिलीमीटर स्क्वायर को कैसे कन्वर्ट? ऐसा पूछ, करेक्ट। 1 millimeter is 10 power minus 3 meter। अब 1 millimeter है, 10 power minus 3 meter है, इसका भी स्क्वायरिंग कर, इसका भी स्क्वायरिंग कर। 1 का स्क्वायर 1, मिलीमीटर का स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर, 10 पावर 3 पावर 2, पावर का पावर मल्टीप्लाई, 10 पावर माइनस 6 और मीटर का स्क्वायर, तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज 10 पावर माइनस 6। समझा कैसे आई? चलो मैं रवि सीधा 6 up down, 6 up, what they have given to you, सिक्स सम में बोलते हैं, सिक्स सम, अरे a solid metal sphere of volume 0.31, volume 0.31 meter cube, which they have given to you, is dropped in an ocean where water pressure is 2 into 10 power 7. It changing pressure है 2 into 10 power 7 Newton per meter square. Bulk modulus of the sphere, okay, they have given to you 6.1
into 10 power 10 Newton per meter square. So what they want is change in volume. Change in volume. Delta V is what? क्या formula बेटा बोलो? What is the formula we have? K is equals to delta P V delta V. यहाँ पे calculation delta V is equals to delta P divided by K. Delta P कितना है? 2 into 10 power 7. V कितना दिया? 0.31 और V कितना दिया? 6.1 into 10 power 10. क्या होगा बेटा? आप बोलो। ये देखो यहाँ पे प्लीज, यहाँ पे कैसा लिख सकते क्या? थोड़ा शॉर्टकट 2 3.1 into 10 power 6. क्या किया समझा मैंने? और ये लिख दिया 6.1 into 10 power 10. क्यों ऐसा किया? अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.2 6.1 ऑलमोस्ट सेम. सो 10 पावर 6 और ये प्लस 10 ऊपर जाके -10, तो ये क्या हो जाएगा? 10 पावर -4. वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब. ये हो गया डेल्टा V. पकड़ो था, छाप लो. Okay, that's all for today. We'll next time continue with the sums and then we'll go for the next topic. Bye.